हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए मैं नदीम सैफी अपने यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक अभी पीछे करंट की श्रृंखला पढ़ाई थी। मैंने 4-5 वीडियोस की करंट अफेयर्स की पढ़ाई थी, तो वो एक तरह से ट्रायल था। उसको जो है आपने नोट किया हो, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको नोट किया होगा और उसको पढ़ा होगा। तो देखिए, आज से आपकी जो मुख्य कक्षाएं हैं, प्रारंभिक कक्षाएं, वो स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपकी जो शुरुआत होगी हिस्ट्री में वो मिडिवल इंडिया से होगी। अच्छा, मिडिवल इंडिया से क्यों होगी? देखिए, एक तरह से ये जो माहौल चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, और इसमें जो है हर बच्चा क्लास पढ़े या वैसे भी किताब पढ़े, तो वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट है। वही सोच रहा है कि एग्जाम कब होंगे, कब नहीं होंगे, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एंशियंट इंडिया है, जो हमारी प्राचीन भारत है, उसमें जो है एक तरह से इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उसमें कहानी बहुत कम है। इसलिए मैंने जो है मिडिवल इंडिया को लेकर के वीडियो बनानी स्टार्ट की है। उसमें मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको मैं कहानी के माध्यम से सारा मिडिवल इंडिया आपको समझाऊं, क्योंकि कहानी में हर व्यक्ति जो है इंटरेस्ट रखता है। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर इसको लगातार देखेंगे वीडियो को, तो आपको मजा जरूर आएगा। देखिए, आपको न सिर्फ वीडियो देखनी है, बल्कि एक कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना है और कहानी सुननी है, और कहानी के माध्यम से जो है आपको इसको नोट करना है। तो देखिए, मेरा मकसद केवल यही है मिडिवल इंडिया पढ़ाने का, कि आपको कहानी आपको बताइए, और कहानी के माध्यम से आपको जो है आपके नोट्स भी तैयार हो जाए और आपको जो है एक अच्छा सा सिलेबस भी आपको प्राप्त हो जाए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना पड़े। देखिए, एग्जामों की अगर मैं बात बताऊं, तो एग्जाम जो है आपके सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो भी एग्जाम है, लॉकडाउन अभी तो खैर लॉकडाउन 30 जून तक का है। 30 जून के बाद में हालात सामान्य हुए तो आपके जो पिछले एग्जाम रुके हुए वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है जो भी आपके जैसे वन विभाग का डल हुआ है, एसएससी स्टेनोग्राफर का डल हुआ है, और किसी के डाटा एंट्री का पेपर भी रुका हुआ है, तो ये सारे के सारे एग्जाम जो है सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो सितंबर, इसलिए मैंने जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट किया। उसमें से जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि मिडिवल इंडिया जो है बहुत ही रोचक विषय है, और इसको अगर कहानी रूप में पढ़ा जाए तो सबसे बढ़िया विषय इसको जो है माना जाता है। तो देखिए, आज से हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत की। अच्छा, पहले देखिए हिस्ट्री इसका मतलब होता है इतिहास। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं, इतिहास है क्या। अच्छा, इतिहास होता क्या है वास्तव में? देखिए, इतिहास का मतलब है जो हमारे प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में जो भी हमारी जो है कहानी बीती है, उस कहानी के जो लिखित साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपको इतिहास कहलाते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जितनी भी हमारी पीछे कहानी, मतलब जितना भी हमारा पीछे समय बीता है, वो सारे का सारा इतिहास हो, ऐसा भी नहीं है। जिस कहानी का, जिस साक्ष्य का हमें जो है लिखित परिमाण मिला है, और जो है हमारे इतिहासकारों ने उसको लिखा है, उसको क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इतिहास जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, इसको नोट करते रहना। इतिहास जो शब्द है, कैसी भाषा का शब्द है? इतिहास जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये जो दिया है वो किसने दिया है? हेरोडोटस ने दिया है। तो यहां से एक सवाल उठता है, इसीलिए जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता मानते हैं। ठीक है। तो इतिहास की अगर हम परिभाषा दें, तो पिछली घटनाओं का एक ऐसा लिखित साक्ष्य जो आपको ये बताता है कि पीछे क्या क्या होकर के आया है, उसी सारे साक्ष्य को क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, ना आज तक पूछा है, बस कभी कभी वाला क्वेश्चन तो आपसे आ जाता है कि बताइए इतिहास का पिता किसको माना जाता है, तो आपको क्या बताना है? हेरोडोटस बताना है। देखिए, इतिहास को जानने के 3 स्रोत माने जाते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। देखिए, 3 स्रोत वो कौन कौन से हैं? एक पहले बैकग्राउंड आप जमा लीजिए, उसके बाद में जो है मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें 3 स्रोत आते हैं। एक तो पहला आता है पुरातात्विक स्रोत। ये क्या है? और एक आता है आपका पुरातात्विक स्रोत, एक आता है साहित्य स्रोत, और तीसरे नंबर पर आता है आपका जो है विदेशी यात्रियों का आगमन।
विदेशी यात्रियों का आगमन। देखिए, इतिहास को जानने के 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बस 3 ही ऐसे पॉइंट है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो 3 पॉइंट कैसे हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा जो है पॉइंट है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, इतिहास को जानने में सबसे पहला जो योगदान रहा है वो पुरातात्विक साक्ष्यों का रहा है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन कौन सी चीज आती है? जैसे आपके आते हैं अभिलेख आते हैं, प्लस आपके कुछ सिक्के आते हैं, सिक्के। उसके बाद में आते हैं आपके कुछ मिट्टी के बर्तन जिसको मृदभांड बोलते हैं, मृदभांड आते हैं। ये तो आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में होता है जो आपको खुदाई से मिले हुए साक्ष्य हैं उनको ही क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो आपको देखा भी होगा कुछ हमारे अभिलेख मिले हैं। अशोक ने अभिलेखों का प्रचलन किया था प्राचीन भारत में, तो उनसे इतिहासकारों ने जो है बताया कि हाँ भाई, इतिहास से पहले ये रहा था। कुछ आपके सिक्के मिलते हैं, कुछ आपके क्या मिलते हैं? मृदभांड। इसमें भी 2 तरीके के मृदभांड आते हैं, एक तो मिट्टी के बने हुए थे और दूसरे जो थे वो मिट्टी के तो थे लेकिन उसके ऊपर चित्रकारी बनी हुई थी, उनको बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। क्या बोलते हैं उनको? 2 तरीके से मृदभांड आते हैं। एक तो आते हैं गैरू बर्ली, पहला मृदभांड आता है गैरू बर्ली मृदभांड, यानी कि बिना जो है कलर के क्या बने हुए थे? मिट्टी के बर्तन। का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांडों का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ये 2 तरीके के प्राप्त हुए थे हमें। पहला हुआ था गैरू बर्ली यानी कि बिना रंग के, और दूसरे होते चित्रित धूसर मृदभांड। ये क्या थे? इन पर जो है कुछ चित्र बने हुए थे और उन चित्रों पर जो है कुछ आकृति जो है इस तरीके से सजाई गई थी जिससे कि वो बताते हैं कि कौन सी सभ्यता के हैं, कौन सी सभ्यता के नहीं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछ ले जाए कि अभिलेख कौन से स्रोतों में आते हैं, कौन से रिसोर्स आते हैं, सिक्के कौन से रिसोर्स में आते हैं आपको, तो आपका जवाब क्या होगा? वो होगा पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, आगे देखिए अगला जो आता है आपका देखिए, अगले आते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपके वेद आते हैं, प्लस संहिताएं आती हैं, आपकी रामायण आती है, या आपकी महाभारत आती है। ये सारे के सारे स्रोत किस चीज में आते हैं? ये साहित्यिक स्रोत में आते हैं और इनसे ही बहुत अच्छी तरीके से हमें इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है विदेशियों का आगमन। देखिए, प्राचीन भारत से ही हमारे देश में विदेशियों का आगमन रहा है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद में जो है ह्वेन सांग आया था जिसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। उसने इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण दिया था। तो ये सारी की सारी जो चीजें मिलती हैं ये आपकी विदेशियों से यात्रियों का, यानी कि विदेशी यात्री भारत में आए थे उनसे वर्णन मिलता है। उसमें भी आपका जो है भारतीय इतिहास को दर्शाया गया है। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके कायम आते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत आते हैं। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा आता है आपका विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियां। ये तीनों की तीनों चीजें क्या बताती हैं आपको? ये तीनों की चीजें भारतीय इतिहास के बारे में आपका वर्णन करती है। तो दोस्तों, इसके बाद चलो आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलते हैं तो उसके बाद में आता है इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? देखिए, वो जानने के स्रोत पे अभी आपका हिस्ट्री 3 भागों में आती है। पहला आता है प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया, सॉरी मिडिवल इंडिया, तीसरा आता है आपका आधुनिक भारत। ये आपकी 3 तरीके से हिस्ट्री आती है। सबसे पहला आता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, दूसरे नंबर पर आता है मिडिवल इंडिया, मध्य भारत, और तीसरे में आता है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। देखिए, प्राचीन भारत जो है इन तीनों कालखंडों में सबसे बड़ा जो पीरियड है वो किसका है? आपका प्राचीन भारत का। ठीक है, तो प्राचीन भारत का जैसे इसमें कई सारे पीरियड आते हैं। जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल आता है, पुरापाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है। उसके बाद में जैसे ही सभ्यता खत्म होती है तो आपकी आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में वो चीज खत्म होती है तो आता है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल से फिर आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल से नए नए जो है वंशों का उदय होता है, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सारे के सारे वंश आते हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश,
ये सब आपके आते हैं प्राचीन भारत में। तो अगर इसको हम देखें तो देखिए एक अननोन है, एक अननोन पीरियड से लेकर के 712 ईस्वी तक, एक अननोन पीरियड से लेकर के 712 ईस्वी तक के कालखंड को हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत कहते हैं। अब मैंने अननोन क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब प्रागैतिहासिक काल में चल रहे थे तो वहां पर कोई भी हमारे लिखित साक्ष्य नहीं थे। हमने क्या अनुमान लगाया था, जो हमारे मृदभांड मिले थे, जो हमारी ईंटें वगैरह मिले थे, सिक्के मिले थे, उनसे ही हमने अनुमान लगाया था कि कौन सी सभ्यता क्या चल रही थी। क्योंकि आगे आने के बाद में जब हमारा ऋग्वेदिक काल आता है तो वहां पर भी ऋग्वेदिक काल भी दो भाग में बटा हुआ था, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। तो देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल में भी लिपि नहीं आई थी। जब लिपि नहीं थी तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी लिखित, कोई भी आपकी सन निकल कर नहीं आई, कौन से सन से आता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा एक साक्ष्य मिला था हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये मानी जाती है कि 2350 से 1750 तक चलती है, और ऋग्वेदिक काल माना जाता है कि वो जो था हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आया था। इसमें भी दो आते हैं, यानी कि 1500 से 1000 तक ऋग्वेदिक काल आता है और 1000 से 600 ईस्वी तक कौन सा आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे हम आ गए 712 ईस्वी में। अब 712 ईस्वी से जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा 712 ईस्वी से और आ जाता है हमारा 1707 तक मध्यकालीन भारत। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे 712 से 1707 तक का समय जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो मिडिवल इंडिया जो है आपका जो है 30-40 वीडियो में लगभग थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएंगे आधे आधे घंटे की, जिससे कि आप उबाऊ ना हो और इससे जो है दिल भर के आप जो है सही तरीके से इसको देखते रहे। तो आधे आधे घंटे की आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और एक तरह से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया आज से जो है आपकी ये सिलेबस स्टार्ट हो गया। इसको जो नोट डाउन करते रहना, उसको पढ़ते रहना। ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होता है और हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और 1707 से 22 तक 1857 तक की जो मतलब सफर होता है वो हमारा आधुनिक भारत होता है, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे किसकी करेंगे, आज हम करेंगे 712 से लेकर के 1707 तक की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो इस समय पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाएगा। देखिए 700 अब आपको डालना है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ये कब से कब तक चलेगा, ये 712 से चलेगा 1707। ये 1707 द्वारा पूरी पीरियड है जहां पर औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सबसे अंतिम मुगल बादशाह आता है हमारा, उससे पहले वैसे सबसे अंतिम तो बहादुर शाह के पास आता है। 1707 तक जो है ना मुगल बादशाह में बहुत ही अच्छे बादशाह गुजरे हैं, जो योग्य थे, लायक थे, उनको ही पढ़ा जाता है कि 1707 तक जो है इसमें शासन चल रहा है। बाकी तो आगे को आते हैं कोई विलासी प्रवृत्ति का आ जाता है, लेकिन वो अच्छा खासा पीरियड नहीं दे पाते इतना, तो उसको नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो 712 से अच्छे 712 एक सन ऐसी है जिसमें भारत में मुस्लिम रूलर आए, यानी कि भारत में मुस्लिम राज की जो स्थापना की गई थी वो कब से की गई थी, 712 से की गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि 712 में जो भारत को मुस्लिम जो है मतलब मुस्लिम राज की नींव माना जाता है। तो देखिए मुस्लिम राज की नींव इसलिए माना जाता है क्योंकि 712 में एक अरबी शासक था। देखिए अरब का एक शासक रोल करता था जिसका नाम था अल-हज्जाज। तो देखिए इस अल-हज्जाज का सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका क्या था, सेनापति था, कमांडर इन चीफ था। ये रोल कहां पर करता था, आपका अरबी एरिया पर करता था। जब अरबों पर यानी कि अरब कंट्री पर अल-हज्जाज शासन करता था तो उस समय हमारी भारत की स्थिति क्या थी। देखिए भारत की स्थिति क्या थी, हमारा जो उत्तर भारत आता है इस तरीके कुछ बना हुआ आता है, देखिए इस तरीके का कुछ हमारा उत्तर भारत है और ये हमारा इस तरीके से बना हुआ आता है। थोड़ा सा मोटा मोटा नक्शा देख लीजिए। देखिए भारत में जो है पहले से ही एक रास्ता पड़ता था जिसका नाम था सिंध वाला रास्ता। यहाँ पर ये सिंध है जो इस समय पाकिस्तान प्रांत में आता है, सिंध पर। और सिंध पर एक राजा राज करता था जिसका नाम था दाहिर। यानी कि जिस समय अरब पर अल-हज्जाज शासन कर रहा था उसी समय भारत पर कौन शासन कर रहा था, सिंध प्रांत पर राजा दाहिर। और इसका जो धर्म था वो क्या था, ब्राह्मण धर्म था, यानी कि हिंदू जाति का था।
और देखिए यहाँ पर ही सिंध की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, वो क्या होती थी, देवल होती थी। और इस देवल के नाम से एक बंदरगाह होता था यहाँ पर, जिसका नाम था देवल बंदरगाह। इसी के नाम पर यहाँ पर क्या था कि ये देवल बंदरगाह था। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कई बार ये भी पूछा गया था कि जब अरब शासक यानी कि अरब का जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत पर, जब उसने अटैक किया था तो वहां पर राजा कौन था उस समय, तो राजा उस पर रोल किया करता था राजा दाहिर। देखिए राजा दाहिर का धर्म भी कई बार पूछा गया है कि बताइए वो किस धर्म से बिलोंग करता था, तो उसका जो धर्म था ब्राह्मण धर्म था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंध पर कौन राजा राज करता था, कौन सा रूलर था, आपका दाहिर था, उसका धर्म क्या था, ब्राह्मण था। देखिए पहले से ही प्राचीन भारत से ही आपने देखा होगा जो हमारे एशिया के देश हैं, जैसे आपका भारत रहा, श्रीलंका रहा, तो ये देश जो होते हैं ना, ये मसालों के लिए बहुत फेमस होते थे पहले। यानी कि प्राचीन भारत से ही हमारे एशियन कंट्री जो है हमारे, जैसे भारत, मालदीव वगैरह, श्रीलंका वगैरह पड़ता है, ये मसाले के लिए जाने जाते थे। तो क्या करते थे, मुस्लिम जो रोलर थे अल हज्जाज और इससे भी पहले वगैरह शासक वहां पर थे, तो ये हमारे व्यापार करते थे यहाँ से, यानी कि ये प्रशांत महासागर को होते हुए और यहाँ से व्यापार किया करते थे। अल हज्जाज के जो जहाज थे वो यहाँ पर आते थे, मतलब जो है व्यापार करने के लिए आते थे, आराम से इनका व्यापार होता था। और यहाँ पर ये देवल बंदरगाह से गुजरते हुए, यहाँ से देवल बंदरगाह से गुजरते हुए कहां पर चले जाते थे, सिंधु होते हुए, और ये कहां पहुंच जाते थे, आपके अरब पहुंच जाते थे। यहाँ से जो है इनका व्यापार होता था, और व्यापार में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही इंडियन को कोई दिक्कत थी और ना ही अरबियों को कोई दिक्कत थी। देखिए अरबी लोग तो जानते ही नहीं थे कि अब इंडिया जैसी कोई चीज एशिया में पड़ती है नहीं पड़ती। अब क्या हुआ आगे चल के, देखिए एक बार ऐसा हुआ, अल हज्जाज के जहाज जा रहे थे घूमते घामते, और देवल बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचे तो राजा दाहिर को पता चला। राजा दाहिर ने क्या काम करा, अपने सैनिकों को भेज करके जो है इनके जहाज लूट लिए। अब जब जहाज लूट लिए तो क्या होता है भाई, जहाज लूट गए, लूटने के बाद कहां पहुंचे, आपके राजा दाहिर के पास, सॉरी अल हज्जाज के पास पहुंचे। और अल हज्जाज से जाकर के कहा कि भाई कोई एक बंदरगाह है, अभी इंडिया का नहीं पता कि इंडिया है नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सिंध जो जगह है वहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह, और वहां पर हमारे जो है कोई अननोन व्यक्तियों ने आकर, कई सारे अननोन व्यक्ति थे, उन्होंने आकर के हमारे जहाज लूट लिए। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, लूट लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया अल हज्जाज ने, और इनका सेनापति हुआ करता था उस समय कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अब इन्होंने कहा कि भाई जाइए और देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जहाजों को लूटा, यानी कि हमने इतने सालों से व्यापार कर रहे थे, वहां पर अभी कोई भी अटैक नहीं हुआ था, तो ये कौन सा राजा निकल कर आया है, ये कौन सा ऐसा अयोग्य शासक है जिसने हमसे जो है पंगा लिया। और इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा है कि विदेशियों से सबसे पहला पंगा जो लिया था वो भारतीय शासकों ने लिया था, जिसकी वजह से भारतीय शासकों को कुछ समय तक गुलाम बन करके जीना पड़ा था। ठीक है, तो ये देखिए ना ही ये अटैक करता और ना ही अरबों का ध्यान जो है भारत पर पड़ता। अब क्या हुआ, इन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है भेजा राजा दाहिर के पास, और देखिए राजा दाहिर से जो है 712 में जो है यहाँ पर लड़ाई हुई। यहाँ पे 712 में जो है लड़ाई हुई, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की क्या कर दी, हत्या हुई। देखिए इधर तो है मोहम्मद बिन कासिम और इधर है आपका राजा बरसी, चलेगा राजा दाहिर। अब जो है ये युद्ध चलता है, 712 का समय है, और इस युद्ध का नाम दिया जाता है ब्राह्मणवाद का युद्ध, ब्राह्मणवाद का युद्ध। देखिए क्वेश्चन यहां से दो तरीके से पूछेगा कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस आक्रमण का नाम क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा, ब्राह्मणवाद का युद्ध था। किन किन के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, राजा दाहिर की हत्या कर दी गई, और राजा दाहिर की हत्या करने के बाद में इसकी दो बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम था, इन दो बेटियों का नाम था देखिए सूर्या देवी और निर्मला देवी। एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। इन दोनों बेटियों को जो है राजा दाहिर की दोनों बेटियों को किडनैप करके मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है, और ले जाने के बाद में अल हज्जाज के दोनों बेटों को जो है वो दे देता है, क्योंकि अल हज्जाज के भी दो ही बेटे थे और राजा दाहिर की भी दो ही पुत्रियां थी, तो उनको किडनैप करके जो है कहां ले गया, अरब ले गया। और अरब ले जाने के बाद में दोनों बेटियां किसको देती थी, अल हज्जाज के दोनों पुत्रों को सौंपती थी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा दाहिर की तो मृत्यु हो गई, यानी कि हत्या कर दी गई, और इसकी पत्नी ने जो है यहाँ पर पहली बार क्या किया था, जोहर कर लिया था। पत्नी ने क्या प्राप्त किया था, जोहर। ये जोहर क्या होता है, जैसे सती प्रथा होती है ना, तो सती प्रथा की तरह ही एक जोहर होता है। उसमें क्या होता है, एक विधवा पत्नी जिसके पति की हत्या कर दी गई है, उसकी पत्नी आग में कूद करके जान दे दी थी, जैसा सती प्रथा में होता है। सती प्रथा में क्या होता है, सामूहिक रूप से होता है, कई सारी लेडीजें मिलकर के जो है आग में दहन हो जाती थी। लेकिन सती जोहर प्रथा में ये माना जाता है, इतिहासकारों ने ये बताया है कि वहां पर जिस व्यक्ति की जो है हत्या होती थी, मात्र उसकी ही पत्नी क्या होता था, आग में कूद करके जान लेती थी। यहाँ तक मतलब बताया गया है, और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जब राजा दाहिर की मृत्यु होगी, यानी कि जब उसकी हत्या कर दी गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसकी पत्नी ने जो है जोहर प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और इसकी दोनों बेटियों को, निर्मला देवी और सूर्य देवी को कौन ले गया था, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ ले गया था, अरब ले गया था, और अरब में जो है राजात के बेटों को जो है उसने सौंप दिया था, ठीक है। उसके बाद में अब क्या होता है, अब यहाँ पर राजा दाहिर की तो हो गई मृत्यु, हत्या कर दी गई उसकी। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है आक्रमण किया था, जिसका नाम था ब्राह्मणवाद का युद्ध। तो यही आक्रमण 712 का आक्रमण भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण माना जाता है, ठीक है। देखिए अरबी आक्रमण तो पहले भी हुए थे, 639 में हुआ था और 640 में भी हुआ था आक्रमण, लेकिन वो आक्रमण जो थे ना असफल आक्रमण थे। उनमें क्या हुआ था, वो व्यक्ति जो मतलब अरब से आते थे वो लोग असफल हो जाते थे, राजा जो यहाँ के जो राजा थे वो उनको हरा देते थे ना। अब जब 712 में जो आक्रमण हुआ था, जिसका नाम था ब्राह्मणवाद का युद्ध, इस युद्ध में जो है राजा दाहिर की हत्या करने के बाद में यही युद्ध क्या माना जाता है, सफल आक्रमण माना जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये बनकर आता है कि बताइए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, तो 712 में किया था। किसको हराया था, राजा दाहिर को हराया था, ठीक है। राजा दाहिर कौन से धर्म से बिलोंग करता था, ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करता था, और वो कहां पर राज करता था, तो सिंध के यानी कि सिंध के क्षेत्र पर वो राज करता था, ठीक है। तो यहां तक कि आई होप समझ में आया होगा आपको ये कहानी। अब क्या होता है, अब सिंध पर जो है अटैक करने के बाद में सिंध पर अधिकार कौन कर लेता है, जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाएगा कहां पर, सिंध पर। अब देखिए सिंध की जो जनता थी, सिंध के जो लोग थे, वो पहले किसके अधीन आते थे, राजा दाहिर के। अब दाहिर की तो होगी यहाँ पर हत्या। अब यहाँ पर कौन राजा बना, यहाँ पर राजा बना भैया मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ की जो सत्ता थी, यहाँ की सत्ता कौन संभाल रहा था, मोहम्मद बिन कासिम संभाल रहा था। तो इसने जो है जनता से कहा कि भाई अब से पहले जो तुम्हारे ऊपर रोल करता था वो कौन करता, राजा दाहिर, और राजा दाहिर को जो है हमने हत्या कर दी। अब तुम्हारी जो देखभाल करेगा, तुम्हारी जो रक्षा करेगा वो कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम करेगा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। उनने मोहम्मद बिन कासिम ने कहा वहां की जनता से कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, या फिर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया। तो यहां पर ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वो तो भाई इस्लामिक हो गया, उसको तो कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो व्यक्ति इस्लाम कबूल नहीं करते थे उनको जो है काफिर कहा जाता था, और उन काफिरों को एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने दो ऑप्शन दिए थे मोहम्मद बिन कासिम ने, क्या तो जजिया दो या फिर आप इस्लाम कबूल कर लो। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बनकर आता है कि भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो कौन था भाई, वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि भारत में पहली बार जजिया लगाने वाला पहला शासक, भारत में पहली बार जजिया लगाने वाला शासक कौन था, तो शासक था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ये जो था जजिया, ये गैर मुस्लिम किससे लिया जाता था, जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते थे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने तीन कम्युनिटी को जो है इस जजिया करते हैं जो है मुक्त रखा था। देखिए ये जो जजिया कर था ये ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था, प्लस विधवाओं को नहीं देना पड़ता था, और प्लस यहाँ पे विकलांगों को नहीं देना पड़ता था। ये तीन कम्युनिटी ऐसी थी जिनसे जजिया कर नहीं वसूला जाता था। इनके आगे लिखो, नहीं वसूला जाता था, यानी कि टैक्स जो देना पड़ता था उस टैक्स में क्या होता था, ब्राह्मणों को, विधवाओं को, विकलांगों को ये टैक्स आपको नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है
ये भी पूछ लेता कि बताइए जजिया कर जो था वो कुल संपत्ति का कितने तिहाई था। तो देखिए वो तो था हमारा, वो कुल संपत्ति का कितना था, 1/3 या देना पड़ता था, वो सॉरी 1/2 या देना पड़ता था 1/3, यानी कि कुल आय का कितना देना पड़ता था, 1/2 या 1/3 देना पड़ता था। यही पूछ सकता है कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की दर कितनी निर्धारित की थी, तो 1/2 या 1/3 निर्धारित की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आ गए आपके। देखो एक बार रिवाइज और कर लीजिए। देखिए ये पूछेगा बताइए सबसे पहले जजिया लाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब अप्लाई किया था उसने, 712 में किया था। 712 में क्या हुआ था भाई, एक युद्ध हुआ था जिसमें राजा दाहिर की हत्या हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से जो है किस किस कम्युनिटी को उसने जो है जजिया करता मतलब मुक्त कर रखा था। ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था, विधवाओं को नहीं देना पड़ता था, और ये विकलांगों को नहीं देना पड़ता था। बाकी और जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको देना पड़ता था, मुस्लिमों को नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो जजिया कर लाने वाला पहला शासक कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। चलिए इसके आगे और आता है, अब देखिए भारत पर अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के, सोने की मुद्रा या सिक्के बोल सकते हैं इसको हम, जिनका नाम था दिरहम, किसने चलाए थे, वो चलाए थे आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिरहम नामक सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। ये ऐसा पूछ सकता है कि भारत पर सबसे पहले सोने के सिक्के जिनका नाम दिरहम था, या दिरहम नामक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपके मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। देखिए अगला आता है आपका, देखिए भारत में, और आपको ये पता होगा, देखिए जितनी भी हमारी अरब कंट्री है, दो चीजों के लिए फेमस होती है, 2-3 चीजों के लिए फेमस होती है। देखिए जो आपका ये ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, उसके बाद में खजूर के लिए फेमस होती है अरब कंट्रियां, और तीसरा होता है यहाँ पर जो है ना ऊंट पालन सबसे ज्यादा होता है। जो हमारे रेगिस्तान वाले हमारे अरब कंट्री आते हैं उसमें ऊंट पलते हैं, खजूर की खेती होती है, और यहाँ पर जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। 3 चीजें बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर मिलती थी। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बना था कि भारत में सबसे पहले ऊंट पालन की शुरुआत किसने की थी, तो वो अरबी थे, और अरबियों में भी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, क्योंकि सबसे पहले अरबी कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसने जो है ब्राह्मणवाद का युद्ध लड़ा था राजा दाहिर के बीच में, जिसने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिए भारत में सबसे पहले खजूर की खेती प्लस ऊंट पालन की शुरुआत की। देखिए भारत में सबसे पहले खजूर की खेती और जी ऊंट पालन की शुरुआत भी किसने की है, तो वो की हमारे मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा ये जो अरबी आक्रमणकारी आए थे, ये भारतीय राजाओं से क्यों जीते थे, तो इसका एक वजह थी। इसमें वजह थी कि पहले थी प्राचीन भारत से ही हमारे देश में हाथियों की जो है ना एक अच्छी तरीके से कम्युनिटी पाई जाती है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश में हाथी उपलब्ध थे पहले भी। ठीक है, लेकिन ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था उसके पास अच्छी किस्म के क्या थे, घोड़े थे, जिनको क्या बोले जाते थे, अरबी घोड़े बोला जाता था। और अरबी घोड़े जो थे वो हाथियों के मुकाबले बहुत ही चालाक हुआ करते थे। और आपने खुद ही देखा होगा हाथी जो है बहुत ही ताकतवर होता है, बलवान होता है, तो उसको 360 घूमने में काफी समय लगता है। यानी कि जैसा आपका ये हाथी खड़ा है और इधर क्या है आपका कोई शत्रु है, तो इसको घूमने में काफी समय लगता था, जबकि अरबी घोड़े जो थे वो पलक झपकते ही जो है 360 डिग्री पे घूम जाते थे। तो एक यही कारण हुआ कि भाई हाथियों की वजह से जो है राजा, जो हमारे देश के राजा थे वो हारते गए, और अरबियों की क्या होती गई, यहाँ पर जीत होती गई। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत में माना जाता है कि जिसके पास ज्यादा हाथी होते थे वो ज्यादा बलवान होता था, वो ज्यादा शक्तिशाली होता था। यही हाथी आगे चल करके हमारी जो है विफलता का कारण बनते हैं, क्योंकि अरबी घोड़े बहुत चालाक थे, तेज थे, और जिनका इन्होंने युद्ध में इस्तेमाल किया था। जितने भी अरबी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने अरबी घोड़ों का इस्तेमाल किया था। तो यही एक वजह थी जिससे कि हमारे यहाँ के राजा जो है हार जाते थे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अरबी घोड़े लाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। देखिए खजूर की खेती, ऊंट पालन,
सोने के दिरहम सिक्के, और जी अरबी घोड़े की शुरुआत, या अरबी घोड़ों को लाने वाला कौन था? आपका मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे क्या होता है। अब देखिए अरबियों ने एक शब्द दिया था जिसका नाम है मानसून। अरबियों ने एक शब्द दिया जिसका नाम है मानसून, और ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ये भी देन किसकी है? अरबों की देन है। पूछने का क्वेश्चन, जैसा हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आता मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में एक शब्द आता है जिसका नाम है मौसिम। इस मौसिम शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यही पूछ सकता है कि मानसून लाने वाला या मानसून शब्द को लाने वाले कौन थे? अरबी थे। अब उसके बाद में देखिए विश्व का पहला मानचित्र, विश्व का पहला मानचित्र बनाने वाले भी कौन थे आपके? वो भी हमारे अरबी थे। यानी कि विश्व का पहला मानचित्र भी किसने बनाया था? आपका अरबियों ने बनाया था। उसके बाद में देखिए अरबियों ने ही हमारी 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। जैसे पहली पुस्तक आती है आपकी चरक संहिता। चरक संहिता, ये चरक संहिता क्या थी? प्राचीन भारत में कनिष्क नामक कुषाण वंश का एक सबसे प्रतापी राजा था जिसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, आयुर्वेद थे चरक, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता। और इस चरक संहिता का जो है वो मतलब अरबी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था। 2 हमारी एक तो किताब आती है चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था। और देखिए अगली जो पुस्तक आती है उस पुस्तक का नाम है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र भी सुने हो आप लोग। किसकी लिखी हुई थी पंचतंत्र? ये लिखी गई थी आपकी विष्णु शर्मा। इसके राइटर कौन थे? विष्णु शर्मा। देखिए बाइबल के बाद में पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय किताब है पंचतंत्र। सबसे ज्यादा विश्व में पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बाइबल। और बाइबल के बाद में सबसे महत्वपूर्ण या लोकप्रिय किताब जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है उसका नाम क्या है? पंचतंत्र। किसका है? विष्णु शर्मा का। इसका भी जो है एक नाम दिया था इन्होंने कालीला बिन दिरम, कालीला बिन दिमस, इस नाम से जो है कालीला बिन दिमस के नाम से पंचतंत्र का क्या करवाया इन्होंने? अनुवाद कराया। ठीक है, अनुवाद कराया। किसने कराया था? ये भी अरबों ने कराया। या अरबों में कौन था आपका? मोहम्मद बिन कासिम। तो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अरबों की देन क्या है? देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के दिरहम नाम के चलवाए, खजूर की खेती लेकर के आए, ऊंट पालन लेकर आए, अरबी घोड़े लेकर के आए, और जी एक अरबी मानसून शब्द लेकर के आए। विश्व का मानचित्र भी अरबियों ने बनाया। उसके बाद में देखिए हमारी 2 किताबें थी जिसका नाम था चरक संहिता और दूसरी थी आपकी पंचतंत्र। इनका भी जो है अरबी भाषा में अनुवाद किसने कराया? देखिए इसका नाम पूछा हुआ है कालीला बिन दिवस, यानी कि पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में किस नाम से कराया था? कालीला बिन दिवस के नाम से कराया था। और किसने कराया था? मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था। उसकी देखरेख में हुआ था। देखिए इस चीजों की, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया मिडीवल हिस्ट्री में, ये अरबी आक्रमण के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसको बड़े तसल्ली से आपको देखना, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है, इस बातों को नोट करना है आपको अपनी बुक में। ठीक है, अब देखिए इन जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इन चीजों की जानकारी कहां से मिली? क्योंकि मैंने बताया था हिस्ट्री की जो जानकारी मिली है तो किताबों में मिली है, या पुरातात्विक साक्ष्यों में मिली है, या कोई विदेशी ने विवरण किया उस चीज में मिली है। तो देखिए एक विदेशी था जिसका नाम था अली अहमद। अली अहमद ने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अली अहमद, जिसका नाम था चचनामा। सुने हो आप? चचनामा। अली अहमद की किताब थी जिसका नाम था चचनामा। और इस चचनामा पुस्तक में ये सारी कहानी वर्णित है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनकर तैयार हो जाता है। पूछता है कि बताइए सबसे पहले अरबी आक्रमण की जानकारी कौन सी किताब में मिलती है? तो वो किताब कौन सी है? आपकी चचनामा है। और वो किसने लिखी थी? आपकी अली अहमद ने लिखी थी। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब 712 में आया, देखिए 712 में तो आया और चला कहां में गया? 714 में जो है वापस चला गया। तो इसका समय कब तक है? 712 से 714 तक का जो समय है वो मोहम्मद बिन कासिम के अंडर आता है। देखिए आज तक की वीडियो यहीं पर हम विराम करते हैं। देखिए
आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, ठीक है। तो इसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस्मानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और देखिए पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है, एग्जाम आने वाले हैं आपके। देखिए मान लो 2-3 महीने आपके पास है, तैयारी करते रहिए। मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम जरूर होंगे। जो आपके एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है वो जरूर होंगे आपके एग्जाम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।